Hello students, so today we will start our new important topic, Bernoulli's theorem, and this topic is most important. Okay, so Bernoulli's theorem find great importance in several branches of hydrodynamics. अभी तक जो भी हम यूनिट पढ़ रहे हैं, which chapter? Mechanical properties of fluids. तो फ्लूइड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो फ्लूइड में दोनों टाइप के यहाँ पे चीज़ें आती है, गैसेस भी आती हैं और लिक्विड भी आता है। तो जब हम बात करते हैं लिक्विड की स्टडी की या वाटर की स्टडी की, तो उस केस में वहाँ पे या फिर वाटर फ्लो या फिर लिक्विड फ्लो उसकी स्टडी की, तो उसमें बर्नौलिस थ्योरम का एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस देखा गया है। तो आपको ये जो थ्योरम है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इसे ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बर्नौलिस थ्योरम, जिसमें मैंने यहाँ पे कंसीडरेशन ले रखी है एक ट्यूब की। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक ट्यूब ड्रॉ कर रखा है और ये एक ऐसा ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म आपको पता ही है कि हर जगह से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट होगा। इट मीन्स अगर मैं इसके ए एंड की बात करूँ तो ए एंड पे जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, एंड लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी एंड बी A2। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको पता ही, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी में क्या था कि एट ए एंड पे जो भी लिक्विड इसके अंदर एंटर कर रहा है वो डिफरेंट वेलोसिटी का होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको डिफरेंट दिख रहा है। सो जो भी वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पे लिक्विड की वो है v1। जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है बी एंड से, वहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है लिक्विड की वो लेट कर लेते हैं v2। सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे? प्रेशर। अब आपको पता है कि लिक्विड का फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ की तरफ? ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है जो भी लिक्विड का फ्लो होता है या फ्लूइड का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब देयर इज़ सम प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस ना हो तो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस। तो यहाँ पे तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स एट ए एंड में डिफरेंट प्रेशर होगा एंड एट बी एंड पे डिफरेंट प्रेशर होगा। तो जो भी प्रेशर है वो हम लेट कर लेते हैं एट ए एंड पे P1 एंड P2 बी एंड पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, और आप सभी को यहाँ से डायग्राम से दिख ही रहा है कि जब लिक्विड ए से बी एंड में फ्लो करेगा तो इट मीन्स प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा? P1 पे ज़्यादा होगा, एंड प्रेशर कम कहाँ पे? P2 पे। सो P1 इज़ एट हाई प्रेशर एंड P2 इज़ एट लो प्रेशर। इसी वजह से लिक्विड ए से बी एंड की तरफ क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको 3 एनर्जीज़ बताई थी लिक्विड के बारे में। कौन कौन सी थी? एक तो थी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जो कि थी P बाय रो, जिसमें P आपको पता है प्रेशर एंड रो इज़ दी डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ऐसे ही इसके बाद बात करी थी हमने पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी को P.E से दिखा देते हैं। पर यूनिट मास जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी G इंटू H। थर्ड, इसको हम डेटम एनर्जी भी बोलते हैं। एंड थर्ड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, जो कि कितनी निकल के आई थी? हाफ v²। तो बर्नौलिस थ्योरम क्या बोलता है? बर्नौलिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, तीनों एनर्जी जो भी होंगी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? जो कि इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी एट ए से बी एंड तक आने पर। ठीक है, एंड नॉन विस्कस का मतलब यहाँ पे हमें विस्कोसिटी नाम की कोई भी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी है इसकी। ठीक है, नॉन विस्कस का मतलब हम यहाँ पे इस लिक्विड के लिए जो भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन स्टेडी फ्लो का मतलब कि यहाँ पे लिक्विड का कैसा मोशन लेना है? स्ट्रीम लाइन मोशन लेना है, स्ट्रीम लाइन फ्लो लेना है। ठीक है, थ्रू ए पाइप रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू दी फ्लो प्रोवाइडेड देयर इज़ नो सोर्स और सिंक ऑफ द फ्लूइड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइप। कि जो टोटल एनर्जी है जब भी वो लिक्विड फ्लो करेगा
किसी भी पर्टिकुलर पाइप से या ट्यूब से, हम फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है, अगर वो किसी पाइप से फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में उसकी जो टोटल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग इट्स फ्लो। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी, देयर इज़ नो सोर्स और सिंक, मतलब कि जब वो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना ही वो कहीं से कोई एनर्जी लेगा। हमें ये चीज़ क्या नहीं करना है, वहाँ पे कंसीडर नहीं करना है कि जब ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड ये जो लिक्विड है वो कहीं से ना तो इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, ना ही ये कहीं पे अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो सिंक एंड सोर्स का मतलब ये, सोर्स का मतलब कहीं से क्या करना है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ना ही कहीं से एनर्जी लेगा, ना ही ये कहीं पे अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। सो मैं एक और बार इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ, द टोटल एनर्जी that is pressure energy, potential energy and kinetic energy of an incompressible and non-viscous fluid in steady flow through a pipe remains constant। ओके, मेन थिंग ये है। कंडीशन क्या क्या अप्लाई है, थ्रू आउट द फ्लो, जब भी वो फ्लो करेगा, provided there is no source or sink of the fluid along the length of pipe, कि फ्लो के दौरान वो ना ही कहीं से एनर्जी लेगा सराउंडिंग से और ना ही सराउंडिंग को एनर्जी देगा। तो ये है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम के लिए आपको याद रखना है एजम्पशन क्या क्या लेने हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अच्छा, मैथमेटिकली इसे कैसे लिखा जाता है, तो अभी बताया ना आपको कि तीनों टाइप की जो एनर्जी है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात करी गई है, पर यूनिट मास के हिसाब से। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P/ρ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास GH प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ V², वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल निकाल के हमें ये लेके आना है। तो ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है बर्नौलीज थ्योरम का, और इसे प्रूव करने के लिए भी आता है। और इसको प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। पहला एजम्पशन क्या है कि लिक्विड को क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इट मीन्स थ्रू आउट द फ्लो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन्स अनचेंज, सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। ओके, सेकेंड कि लिक्विड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को नेग्लेक्ट करना है। थर्ड थिंग कि जो भी लिक्विड है वो कैसा फ्लो करना चाहिए, स्टेडी फ्लो करना चाहिए। इट मीन्स स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन करना चाहिए। एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ये तो पता ही है आपको कि अगर वो स्ट्रीमलाइन मोशन या स्टेडी फ्लो करेगा तो उस पर्टिकुलर लिक्विड के फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी, कम ही होगी। तो ये है यहाँ पे इसके 3 एजम्पशन। ओके, और साथ ही साथ हमने ये जो ट्यूब है वो ये कंसीडर कर रखा है कि जो रेफरेंस लेवल है, मतलब कि जहाँ से हम उस पर्टिकुलर ट्यूब की हाइट नाप रहे हैं कि किस पर्टिकुलर हाइट पे वो ट्यूब प्लेस करी गई है और उस ट्यूब पे लिक्विड कितनी हाइट पे फ्लो कर रहा है, तो हम इसे ग्राउंड लेवल भी बोल सकते हैं। सो रेफरेंस लेवल पे अगर ए एंड को देखें तो कितनी हाइट पे है ये H1, एंड रेफरेंस लेवल से अगर हम बी एंड को देखें तो कितनी हाइट पे है, H2 हाइट पे है। ओके, तो इसका प्रूफ हम करते हैं, जिसपे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड। हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड लिखना है, लेकिन हमें ये देखना है, देखिए जो लिक्विड है वो ए एंड से बी एंड पे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना उस पर्टिकुलर लिक्विड पे या उस पर्टिकुलर फ्लूइड पे, कि ताकि वो ए से बी की तरफ फ्लो करे। तो इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कोई ना कोई वर्क डन कर रही है, क्या करने के लिए, लिक्विड को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम ए एंड से बी एंड की तरफ। सो हमें वो वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड। तो वो हम क्या लिखेंगे, अब लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो ए एंड से बी एंड की तरफ कर रहा है, तो जब हम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन तभी निकल के आएगा व्हेन देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस। एंड प्रेशर डिफरेंस में हम प्लस तो करते नहीं है, माइनस करते हैं। किसको किससे माइनस करते हैं, हाई प्रेशर एनर्जी को लो प्रेशर एनर्जी से ही माइनस कराएंगे। सो सबसे ज़्यादा प्रेशर एनर्जी कहाँ पे, एट ए एंड पे है, अभी आपको बताया था। ठीक है, इट मीन्स P1 ग्रेटर है P2 के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, ए एंड से बी एंड की तरफ। सो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये आपको याद रखना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड। अभी फॉर्मूला बताया था ना P/ρ, तो ए एंड के लिए क्या होगा, P1/ρ
क्योंकि ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी सेम रहेगी जो हमने रो ले रखी है, माइनस का P2 अपॉन रो। सो दिस इज़ द डिफरेंस निकाला गया है, क्योंकि डिफरेंस ही यहाँ पे डिफरेंस इन देयर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास यहाँ पे वर्क डन कर रहा है उस लिक्विड को ए एंड से बी एंड तक ले जाने के लिए। और यहाँ पे P1 को पहले क्यों लिखा गया है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे P1 हाई है एज़ कंपेरिजन टू P2 के। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड फॉर दोनों एंड के लिए एंड बी एंड के लिए, तो वो कितना है P1 अपॉन रो माइनस का P2 अपॉन रो। सेकेंड थिंग, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। आपको दिख रहा होगा कि लिक्विड यहाँ से ए एंड से बी एंड की तरफ जब जा रहा है, तो जब वो ए एंड पे था तो कितनी हाइट पे था H1, और जब वो बी एंड पे पहुँचा तो कितनी हाइट पे H2। मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपनी हाइट इंक्रीज़ कर रहा है। जब मतलब इस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड पे, तो उस केस में यहाँ पे वो रेफरेंस लेवल से ऊंचाई की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब कभी ग्राउंड लेवल से कोई भी वाटर या कोई भी थिंग ऊपर की तरफ जाती, जितनी ज़्यादा हाइट पे जाती है उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, उतना ही ज़्यादा वो वर्क डन जो स्टोर्ड होता है किसकी फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो हेयर यहाँ पे इसकी जो डेटम एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, किसको किससे माइनस करेंगे, जो भी यहाँ पे क्या है हाई पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस का क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी लो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम ये बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली वो कहाँ पे पहुँचा है, H2 हाइट पे एट बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला क्या होता है, GH। तो एट बी एंड के लिए क्या होगा GH2, और एट ए एंड के लिए क्या होगा GH1। और इंक्रीज मतलब चेंज निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे माइनस GH2 माइनस का GH1। नेक्स्ट निकालना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये पर यूनिट मास भी लिखना ज़रूरी है, ओके। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ v²। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि जब हम बात करें वेलोसिटी की, तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको पता है जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड कम होगी, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों एंड में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे है, कहाँ पे होगी, देख के बताइए। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इट मीन्स V2 यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू V1 के। तो इट मीन्स, और वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ए एंड के। तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट मास याद रखना है। तो हाफ V2 का स्क्वायर माइनस का हाफ V1 का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ कि कोई भी जब यहाँ पे प्रोसेस टेक प्लेस होता है तो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या करता है, फॉलो करता है। वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना भी यहाँ पे आप खुद देख के बताइए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, लिक्विड के फ्लो की वजह से। और लिक्विड का फ्लो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। अगर लिक्विड पे प्रेशर एनर्जी ही नहीं लगेगी मतलब वर्क डन ही नहीं होगा इस पर्टिकुलर किस पे, इस लिक्विड पे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी थी ना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी थी। तो इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड ने वर्क डन किया है उसी की वजह से ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हुआ है, और उसी की वजह से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हुआ है। सो हेयर दिस वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल्स टू दीज बोथ एनर्जी, विच वन, increase in potential energy per unit mass and another one increase in kinetic energy per unit mass. So ऊपर की एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P1 अपॉन रो माइनस का P2 अपॉन रो इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी GH2 माइनस का GH1 एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस का हाफ V1 का स्क्वायर। अब जितने भी 1 वाले उनको एक साइड लेके चल जाइए और 2 वाले को एक साइड। तो ये जो एक 1 है माइनस का GH1 माइनस का हाफ V1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का, और ये माइनस का जो P2 बाय रो है इसको इधर लेके जाएंगे तो एक इसका बन जाएगा प्लस का। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी, इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं,
तो वो एक्सप्रेशन हमें ये मिल जाएगी। तो ये जो टोटल एनर्जी है वो किसकी है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये है एट ए एंड के लिए, और सेकंड वन किसके लिए, ये टोटल एनर्जी एट बी एंड के लिए। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए कि जो P बाय रो है और जो GH प्लस हाफ V स्क्वायर है वो क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी फ्लो ऑफ फ्लूइड। ओके, तो अगर आपके पास बर्नौली थ्योरम का प्रूफ आता है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है, जो कि इसका एक केस ही है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो ऊपर लिखी हुई है इसको अगर मुझे डायमेंशन ऑफ प्रेशर की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि अगर हम इसकी डायमेंशन क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है कि कोई अगर हमें एक्सप्रेशन दी रहती है तो उसमें प्लस हो चाहे माइनस हो उसको हम इक्वल टू ही बोलते हैं वहाँ पे, कि बोथ साइड जो डायमेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब हमें इस इक्वेशन को डायमेंशन ऑफ प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन को किस में चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इस P1 बाय रो को प्रेशर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे फॉलो हो। तो प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे फॉलो हो, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई करा रही हूँ। पूरी इक्वेशन को क्या करा दे रही हूँ, रो से मल्टीप्लाई, मतलब डेंसिटी से। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी देख के बताइए। देखिए P1 एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा, रो GH1, ये बन जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ओके, सो ये बन गई है हमारे पास, जो भी इक्वेशन है ये बन गई है हमारे पास, इसको कहते हैं हम डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। और चाहे तो आप सभी के सभी निकाल भी सकते हैं इसमें डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कि रो GH1 या फिर हाफ रो V1 का स्क्वायर, ये जितने भी बीच में लिखे हुए हैं मैंने एक्सप्रेशन, ये सभी क्वांटिटीज़ का जो भी यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा वो प्रेशर के ही इक्वल निकल के आएगा। ओके, अब नेक्स्ट वन, इसमें आता है डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालने के लिए। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालने के लिए इसी के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर मुझे इसे लेंथ में चेंज करना है तो लेंथ वाला कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, H। तो इट मीन्स इस एक्सप्रेशन को मुझे सिर्फ H के टर्म्स में, सिर्फ H को यहाँ पे अकेला रखना है। तो H को अकेला रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मुझे अगर G हटाना है, इस H1 के साथ G हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय G कराना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय G करा देंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, P1/0 G रो, ओके, नॉट ज़ीरो, प्लस H1 प्लस हाफ V1 का स्क्वायर, G डिवाइड में होगा, ऐसे इसको भी लिखेंगे P2/0 प्लस H2 प्लस हाफ V2 का स्क्वायर एंड G डिवाइड में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये है डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। अगर आप कोई सा भी इसमें से एक्सप्रेशन उठा लें और इसका डायमेंशन निकालें, मतलब P1/G रो का अगर डायमेंशन निकाले तो वो इस पर्टिकुलर लेंथ के ही इक्वल निकल के आएगा। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ बोला जाता है। जिसमें से अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, इस पर्टिकुलर चीज़ की, अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, देखिए P/1 हटा दीजिए, तो जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन को इसके टर्म्स में लिखा था कांस्टेंट के टर्म में, तो P/G रो प्लस H प्लस हाफ G V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो टर्म्स हैं इनके अपने एक नाम है, तो वो नाम क्या है, ये जो है P/G रो, इसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रेशर हेड। क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रेशर हेड। ये जो H है यहाँ पे, H को क्या कहते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन पता है ना यहाँ पे कि कितनी ऊंचाई पे हमने उस पर्टिकुलर पाइप को प्लेस कर रखा, या फिर कितनी ऊंचाई में वो जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। और ये जो है हमारे पास V²/2G, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड, कि उतनी ऊंचाई में, उतने एलिवेशन में जो लिक्विड है वो कितनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी हेड। सो प्रेशर हेड, एलिवेशन एंड थर्ड वन वेलोसिटी हेड। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया है व्हाट इज़ वेलोसिटी हेड फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ V²G, और एलिवेशन तो H ही है। प्रेशर हेड का फॉर्मूला पूछ लिया गया तो P/G × रो।